नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चरधारी क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण का आज ये चौथा लेक्चर है और इस चौथे लेक्चर में हम यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में और विसर्ग संधि के बारे में। देखो, हिंदी व्याकरण का जो पिछला लेक्चर था यानी तीसरा लेक्चर, उसमें मैंने आपको स्वर संधि के बारे में काफी डिटेल्स में बता दिया था। साथ साथ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे आपको स्वर संधि की पहचान करनी है। तो पिछला लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज ये चौथा लेक्चर है, काफी महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम यहाँ पे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की पहचान करेंगे और कुछ नियम हम यहाँ पे लेके आए हैं जिसके माध्यम से आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगा व्यंजन संधि को पहचानना और विसर्ग संधि को पहचानना। साथ साथ दोस्तों, इसके डिटेल्स नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इस वीडियो के, या आप गूगल पे सर्च कीजिए jardhariclasses.in, वहां पे आपको पीडीएफ के माध्यम से इसके डिटेल्स नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। शुरुआत दोस्तों करेंगे व्यंजन संधि से और अंत में चर्चा करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। देखो, सबसे पहले यह समझिए कि व्यंजन संधि होती क्या है। संधि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है कि संधि होती क्या है। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है संधि। अब यहाँ पे व्यंजन संधि क्या है, तो व्यंजन संधि में क्या है, यदि स्वर प्लस व्यंजन का योग हो रहा है तो हमेशा व्यंजन संधि होगी, या यदि व्यंजन प्लस स्वर का योग हो रहा है तो हमेशा यहाँ पे व्यंजन संधि होगी, या दो व्यंजनों का योग हो रहा है तो हमेशा यहाँ पे कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। यानी दो वर्ण जब परस्पर मेल कर रहे हैं तो उन वर्णों में से यदि एक वर्ण भी है, चाहे वो पहले है चाहे वो बाद में है, तो कुल मिला के एक वर्ण हमेशा क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, अर्थात वहां पे क्या होगी, सदैव व्यंजन संधि होगी। तो यहाँ पे आप ये समझ गए कि व्यंजन संधि होती क्या है। दो वर्ण जिनमें से एक वर्ण क्या है, अगर व्यंजन है और एक अन्य अगर स्वर है या व्यंजन है या कुछ भी है, ठीक है, स्वर या व्यंजन में से कोई भी है, लेकिन एक व्यंजन होना ही होना चाहिए, तो वहां पे सदैव क्या होगा, व्यंजन संधि होगी। अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे कुछ नियमों के बारे में कि व्यंजन संधि की आपको पहचान किस प्रकार से करनी है। सबसे पहला नियम है यहाँ पे, वर्ग के पहले वर्ण के बाद सघोष वर्ण वर्ग के पांचवें वर्ण के अलावा, क्योंकि वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है, जैसे कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, तावर्ग हो गया, इन व्यंजनों के बारे में मैंने आपको जो दूसरा लेक्चर है वर्णमाला व्यंजन और स्वर के बारे में मैंने वहां पे आपको डिटेल्स में बता रखा है, तो ये आपको ज्ञात होना चाहिए। अब इसके बारे में अगर यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊं कि सघोष वर्ण कौन कौन होते हैं, फिर भी कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दूंगा, लेकिन ये आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको पहले ही इससे पहले वर्णमाला के बारे में बता दिया है। तो यदि वर्ग के पहले वर्ण और बाद में किसका योग होता है, सघोष वर्ण का योग होता है वर्ग के पांचवें वर्ण के अलावा, तो पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अब परिभाषा से आप नहीं समझ पाओगे, आपको जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको नियम भी याद रहेगा और आप क्वेश्चन भी बड़ी जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। उदाहरण देखो, मैंने क्या बताया आपको, वर्ग का पहला वर्ण, तो कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, पवर्ग, इनका पहला वर्ण कौन होता है, कवर्ग का पहला वर्ण होता है का, और चवर्ग का पहला वर्ण चा छा जा यानी चा पहला वर्ण होता है। तो देखो यहाँ पे दिक, यहाँ पे क्या है, का व्यंजन आ रखा है वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि सघोष वर्ण। अब इसके बाद कौन सा वर्ण है यहाँ पे, तो वो है आ। मैंने यहाँ पे सघोष वर्ण की बात की, तो सघोष वर्ण में आपका सभी स्वर आ जाएंगे, क्योंकि सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों सघोष, तो आपका प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सघोष होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ग के पांचवें वर्ण के लिए मना किया गया है, पांचवा वर्ण यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और या रा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, या रा ला वा और हा, ये सभी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि सघोष वर्ण यानी सभी स्वर, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा नहीं आना चाहिए, यहाँ पे मना हो रखा है, और या रा ला वा हा आते हैं, तो पहले वर्ण का क्या हो जाएगा, सदैव वो तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो देखो, दिक का यहाँ पे वर्ण आ रखा है, वर्ग का पहला वर्ण ये व्यंजन है, और इसके बाद आ रखा है आ, जो कि सघोष वर्ण है, स्वर सभी सघोष होते हैं। तो का क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। देखो, का की जगह पे क्या आ गया, दिग आ गया, दिग,
और आ यहाँ पे इसी साथ जुड़ गया, क्योंकि गा के साथ क्या है, छोटा आ है, और बाकी वही आ गया। तो का जो पहला वर्ण है यहाँ पे वो अपने तीसरे वर्ण के साथ बदल जा रहा है, दिक धन अंबर दिगंबर हो जा रहा है। उसी प्रकार से जगत, ये तावर का पहला वर्ण है, और ईस ई यहाँ पे क्या है आपका सघोष वर्ण है, ये स्वर है। तो व्यंजन प्लस स्वर सदैव व्यंजन संधि होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और ये ता बदल गया अपने तीसरे वर्ण में, जगदीश, जगत धन ईस, ई इसके साथ जुड़ गया। और कुल मिला के यहाँ पे इस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, ये था ना जगत धन ईस था, तो कैसे जुड़ा, जगत और यहाँ पे ई की मात्रा लग गई, तो कुल मिला के प्लस ये ईस था ना, तो ता किसमें बदल गया, जगद धन ईस, और दा के साथ अगर ई जुड़ता है तो वो क्या हो जाएगा, दी हो जाएगा, तो जगदीश। समझ गए आप। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका क्या हो रहा है, संधि हो रही है। इस प्रकार से ये आपस में दो वर्ण आपस में मेल कर रहे हैं और व्यंजन संधि बना रहे हैं। तो पहला नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से जगत धन अंबा, ता पहला वर्ण है तवर का, और आ हो गया सघोष वर्ण, तो जगदम्बा, ता किसे बदल गया, अपने तीसरे वर्ण में बदल गया। वाक धन ईस, तो वागीस हो जाएगा। उसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको क्या करने हैं दोस्तों, आपको बहुत सारे उदाहरणों की प्रैक्टिस करनी है। तो कुल मिला के वर के पहले वर्ण के बाद सघोष वर्ण यदि आता है तो वर का पहला वर्ण अपने वर के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। कवर का ये पहला वर्ण है का, और ये कवर के तीसरे वर्ण यानी का खा गा में बदल गया। तावर का ये पहला वर्ण है ता, और ये अपने तीसरे वर्ण यानी दा में बदल गया। उसी प्रकार से ये का बदल गया गा में, ता बदल गया दा में। इसी प्रकार से यहाँ पे ये पहला नियम लागू होता है। तो उम्मीद करते हैं पहला नियम आप अच्छे से यहाँ पे समझ गए होंगे। दूसरे नियम पे चलते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी वर्ग के पांचवें वर्ण का योग होता है। देखो हर नियम दोस्तों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको कहा था वर्ग के पहले वर्ण के बाद सघोष वर्ण तो आना चाहिए, लेकिन सघोष वर्ण कौन होता है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण भी होता है, लेकिन पांचवा वर्ण यहाँ पे इसीलिए इसको हटाया गया था पांचवें वर्ण के अलावा। लेकिन कहीं ना कहीं ये पांचवें वर्ण भी तो जुड़ सकता है इस वर्ग के पहले वर्ण के साथ। तो इसलिए यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी वर्ग के पांचवें वर्ण का योग होता है तो वह अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। अब देखो यहाँ पे वाक कवर का पहला वर्ण है का, पहला व्यंजन है, और इसके साथ क्या जुड़ गया है, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण, तो ये है पा वर्ग। पवर का जो पंचम वर्ण होता है वो होता है मां। तो अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो वह अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो का किस में बदल जाएगा, कवर का जो पंचम वर्ण होता है वो गा होता है, तो ये का की जगह बदल गया गा में, वांगमया। ठीक है। सतमित्र, तो यहाँ पे ता किसे बदल गया, ना में, सन्मित्र हो गया। और उसी प्रकार से चित धनमया, तो ता बदल गया अपने वर्ग के पंचम वर्ण में भी बदल गया ना में, तो चिन्मय हो गया। तो कुल मिला के अगर वर्ग का जो पहला वर्ण है कवर्ग पवर्ग, वर्ग का मतलब मैं जब भी बोलूंगा तो आपको वो स्पर्शी व्यंजन याद रखने हैं, कवर्ग चवर्ग तवर्ग पवर्ग। ठीक है। तो कवर्ग का जो पहला वर्ण था का, अगर इसके साथ कोई भी पंचम वर्ण जुड़ जाता है, पंचम वर्ण का मतलब पंचम जो क्या है आपका सघोष वर्ण है, तो वो क्या बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण के साथ बदल जाएगा। चित्त जैसे हुआ, ताकि से बदला, ना में बदला, ताकि से मतलब यहाँ पे ना में बदला। तो इस प्रकार से ये नियम 2 क्या होता है दोस्तों, लागू होता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम। तीसरा नियम क्या कहता है यहाँ पे, मां के बाद अगर स्पर्शी व्यंजन, अब स्पर्शी व्यंजन कौन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, का चा टा ता पा वर्ग। इसमें जितने भी वर्ण आते हैं वो सारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। का वर्ग में का खा गा गा का, चा वर्ग में चा छा जा झा या। तो इन वर्गों में जितने भी व्यंजन आते हैं वो सारे के सारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। लगभग इनकी संख्या क्या है, 25 है। 5 इसमें है, 5 10, 5 15, 5 20 और 5 25 क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं। तो मां के बाद अगर स्पर्शी व्यंजन आए तो मां का अनुस्वर हो जाता है। और वैसे आप सभी जानते हैं मां का प्रयोग अनुस्वर के रूप में भी किया जाता है।
या माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर वर्ण में बदल जाता है। यानी माँ के साथ यदि स्पर्शी व्यंजन का वर्ग का कोई भी व्यंजन आता है तो माँ हमेशा गा में बदलेगा या माँ का अनुस्वर हो जाएगा। वैसे मैक्सिमम देखा गया है इसका अनुस्वर हो जाता है। या माँ के साथ अगर चा वर्ग का कोई भी व्यंजन आता है तो माँ का क्या हो जाएगा, या तो अनुस्वर हो जाएगा या इसका हो जाएगा इस वर्ग का पंचम अक्षर यानी या। तो उसी प्रकार से कोई भी वर्ग का कोई भी अगर उसमें व्यंजन जुड़ता है तो या तो माँ का अनुस्वर हो जाता है या माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर वर्ण में बदल जाता है। अब देखो यहाँ पे सम तो माँ व्यंजन है यहाँ पे, और माँ व्यंजन के बाद यहाँ पे क्या आ गया, मैंने आपको बताया स्पर्शी व्यंजन का क्या है, एक स्पर्शी व्यंजन है का आ गया। तो माँ का क्या हो जाएगा, माँ बदल जाएगा अनुस्वर में। तो देखो ये था ना सम धन कल्प। अब देखो माँ के बाद क्या आ रहा है, एक स्पर्शी व्यंजन आ रहा है तो माँ का हो जाएगा सदैव अनुस्वर। माँ के साथ सा के साथ ना सा के बाद माँ, तो सा के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे अनुस्वर आ जाएगा और बाकी वो वैसे का ही वैसा लिखा जाएगा संकल्प। दूसरा है संपर्क। अब देखो यहाँ पे ये समझने वाली बात है, यहाँ पे जो माँ है वो अनुस्वर में नहीं बदला, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि माँ का प्रयोग अनुस्वर के रूप में भी किया जाता है। तो यहाँ देखो सम धन पर्क। अब यहाँ पे क्या हुआ, माँ को किस में बदलना था, क्योंकि माँ के बाद क्या आ रखा है, स्पर्शी व्यंजन यानी पा आ रखा है। तो माँ को या तो अनुस्वर में बदलना था या जो इसके बाद वर्ग आया हुआ है उस वर्ग के पंचम अक्षर में ये बदलेगा। तो माँ अभी किस में बदल जा रहा है, पंचम वर्ण, और पवर का पंचम वर्ण स्वयं माँ ही होता है। तो ये हो जाएगा संपर्क। देखो हो गया ना, यहाँ पे माँ का माँ ही रहा क्योंकि माँ ये पवर का पंचम अक्षर है। तो माँ या अब ये इस प्रकार से भी हो सकता है संपर्क, लेकिन ये अशुद्ध रूप हो जाता है, शुद्ध रूप इसका ये है, इस प्रकार से लिखते हैं। तो पहले ही यहाँ पे आपको नियम में बता दिया गया है कि माँ का या तो अनुस्वर होगा या माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर वर्ण में बदल जाएगा जो माँ के बाद प्रयोग में आएगा या माँ के बाद जो जुड़ेगा। संचित का हो गया संचित, ठीक है, माँ की जगह क्या आ जाएगा, अनुस्वर आ जाएगा। यहाँ पे माँ विलुप्त हो चुका है, चित्त वैसे का वैसा लिखा गया है और माँ की जगह क्या आ जाएगा, अनुस्वर आ जाएगा। संपूर्ण, तो यहाँ पे माँ अपने ही वर्ग के यानी पा के पंचमा अक्षर माँ में ही बदल गया, संपूर्ण हो गया। यहाँ पे अनुस्वर नहीं आया। तो माँ यदि माँ का या तो अनुस्वर होगा या माँ अपने ही मतलब उसी वर्ग के जो उसके बाद आ रहा है उसके पंचमाक्षर वर्ण में बदल जाएगा। उसके बाद है नियम 4। ये क्या कहता है, माँ के बाद अंतःस्थ व्यंजन। अब देखो अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं वो दोस्तों, ये मैंने आपको सेकंड लेक्चर में पहले ही बता रखे हैं जब मैंने आपको वर्णमाला के बारे में बताया था। तो वर्णमाला वाला जो टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे पूरा व्याकरण जुड़ा हुआ है। वो आपको जरूर उसकी स्टडी करनी अच्छे से और लगातार उसको रिवीजन करते रहना है। तो अंतःस्थ व्यंजन यानी या, रा, लावा और ऊष्म व्यंजन सा, सा, साहा हो तो माँ का क्या हो जाएगा, अनुस्वर हो जाएगा। यहाँ पे हमने सिर्फ किसकी बात की थी, स्पर्शी व्यंजनों की बात की थी। तो का से लेकर पावर, लेकिन पा के बाद भी तो व्यंजन होते हैं, जैसे यारा लावा, इनकी बात हमने की नहीं, और सा, सा, साहा इनकी बात हमने की नहीं। तो अब हम नियम 4 में इनकी बात करने वाले हैं। माँ के बाद यदि यारा लावा यानी अंतःस्थ व्यंजन या सा, सा, साहा यानी ऊष्म व्यंजन आते हैं तो माँ का क्या हो जाएगा, माँ का सदैव अनुस्वर होगा, क्योंकि इन व्यंजनों का कोई भी पंचमाक्षर नहीं होता है। ये आपको भी पता होना चाहिए। अब देखो सम और माँ के बाद क्या आ जाएगा, या आ गया तो क्या हो जाएगा, माँ किसे बदल जाएगा, अनुस्वर में बदल जाएगा। देखो संयोग हो गया, समधन रक्षक संरक्षक हो जाएगा, समधन रचना संरचना हो जाएगा, समधन वंत तो संवत हो जाएगा। यानी माँ किसमें, माँ विलुप्त हो रहा है और ये माँ का क्या हो जा रहा है, यहाँ पे अनुस्वर हो जा रहा है। तो नियम के माध्यम से प्रत्येक नियम में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उस नियम के कुछ एग्जाम्पल में यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। बाकी इसके नोट्स आपको प्रॉपर रूप से और एग्जाम्पल उसमें ज्यादा मिलेंगे, वो आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कीजिए jardhariclasses.in, वहां पे दोस्तों आपको इसका डिटेल्स नोट्स मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नियम 5 की ओर। नियम 5 क्या कहता है दोस्तों, माँ के बाद
माँ वर्ण आए तो माँ का द्वित हो जाता है। अब देखो ये माँ संबंधी नियम चल रहे हैं, तीसरा नियम, चौथा नियम और पांचवा नियम, लगातार माँ संबंधी ये नियम चल रहे हैं। अगर माँ के बाद माँ वर्ण ही आ जाए, देखो माँ भी व्यंजन है और माँ वर्ण यानी व्यंजन, तो दोनों व्यंजन जब मिलते हैं तो वहां पे सदैव क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। तो माँ के बाद अगर माँ वर्ण आता है तो माँ का क्या हो जाता है, द्वित हो जाता है। द्वित का मतलब वहां पे दो बार माँ आ जाएगा, इस प्रकार से माँ, माँ सम्मान, देखो ये, तो देखो इस प्रकार हो जाता है माँ धन माँ, तो ये इस प्रकार से जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इस नियम 5 के उदाहरणों की बात करें तो जो पहला ही यहाँ पे उदाहरण है ये थोड़ा अपवाद टाइप का। अपवाद कैसा है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि माँ के बाद अगर माँ वर्ण आता है तो माँ का द्वित हो जाता है। उस हिसाब से समधन मिश्रण, माँ के बाद आ गया माँ, तो ये किस प्रकार से होना चाहिए था, इस प्रकार से होना चाहिए था, लेकिन ये अशुद्ध होता है, इसका होता है सम्मिश्रण, ये शुद्ध होता है, तो समधन मिश्रण इसका सम्मिश्रण होगा। जबकि होना क्या चाहिए था, नियम के अनुसार ये वाला सम्मिश्रण होना चाहिए था, लेकिन इसका ये होता नहीं है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इसको पहले ही उदाहरण में आपको बता दिया है। दूसरा है समधन मान, तो देखो माँ के बाद अगर माँ आ गया तो माँ का क्या हो जाएगा, द्वित हो जाएगा, यानी माँ दो बार आ जाएगा। समधन मति, सम्मति, माँ का यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों, द्वित हो जाएगा। तो माँ के बाद अगर माँ वर्ण आता है तो माँ का सदैव द्वित हो जाता है, लेकिन सम्मिश्रण में ये वाला मेथड प्रयोग नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं नियम 6 की ओर। नियम 6 कहता है कि उपसर्ग सम के बाद कृ धातु से बना शब्द आए। अब देखो यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट ये है कि कृ धातु से बने शब्द आखिरकार कौन कौन होते हैं। तो इसको पहले जान लेते हैं कि कृ धातु से कौन कौन शब्द बने होते हैं। यहाँ पर मैं साइड में लिख के दे रहा हूं आपको, कृ धातु से बने शब्द। देखो दोस्तों, हर एक पॉइंट में आपको डिटेल्स में यहाँ पे बता रहा हूं ताकि आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता ना हो और आपका हर टॉपिक में यहाँ पे हिंदी संबंधी डिटेल्स में आपको कंप्लीट कराऊं। तो कृ धातु से जो बने शब्द हैं, जैसे आपका क्या हो गया, कृत हो गया, कृत कृति, यहाँ पे आपका करण हो गया, कारक, कार्य यानी का होना चाहिए उसमें पहले, ठीक है, कर्ता, ये सारे के सारे कृ धातु से बने शब्द हैं। अब नियम क्या कहता है कि सम उपसर्ग यानी सम प्लस कृ धातु से बना शब्द, इनमें से कोई भी शब्द आ जाए, समधन कृत, समधन कृति, समधन करण, तो जो ये सम में जो माँ है, माँ के स्थान पर अनुस्वर आ जाएगा, यानी माँ के स्थान पर क्या आ जाएगा, अनुस्वर आ जाएगा। और कृ से पहले आ जाएगा दोस्तों सा, और वो भी कौन सा वाला सा, दंती सा। सा भी 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर सम के बाद आ रहा है कृ धातु से बना शब्द तो माँ की जगह अनुस्वर आ जाएगा, जबकि कृ से पहले आ जाएगा दंती सा। उदाहरण की बात कर लेते हैं, समधन कृत, माँ के बाद आ जाएगा, यहाँ पे देखो कृ आ गया, कृ धातु से बना शब्द कृत था ना, तो यहाँ पे आ गया कृ, कृ या का आएगा कुल मिला के, तो देखो ये क्या बन गया, संस्कृत बन गया। यहाँ पे कृ से पहले आ जाएगा दंत सा और माँ का क्या बन गया, ये बन गया अनुस्वर। उसी प्रकार समधनकार, तो माँ का बन जाएगा अनुस्वर, सा हो गया, और का से पहले क्या आ जाएगा, ये वाला सा आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे कार, बाकी कार वैसे लिखा गया है, तो संस्कार, समधनकृत संस्कृत और समधनकार संस्कार, यानी सम उपसर्ग के बाद अगर कृ धातु से बना शब्द आता है तो माँ का हो जाएगा अनुस्वर, और कृ से पहले आ जाएगा आपका, या कृ धातु से बने शब्द से पहले आ जाएगा दंतिसा। इसी में एक और यहाँ पे उपसर्ग अगर परि आता है, तो देखो परि प्लस कृ धातु से बना अगर शब्द आता है तो परि तो वैसी का वैसे रहेगा, परि में कोई भी परिवर्तन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कृ धातु से बना जो शब्द है उससे पहले क्या आ जाएगा, सा आ जाएगा, यानी कृ से पहले आ जाएगा सा। परि और कृ के मध्य हमेशा क्या आ जाएगा, सा। और कौन सा सा, ये है आपका मूर्धन्य सा। उदाहरण देखो, परिधन कार्य, तो परि वैसे रहेगा और यहाँ पे कार्य भी वैसे रहेगा, लेकिन परि और कृ धातु से बने शब्द से पहले आ जाएगा ये वाला सा, और ये परिष्कार्य हो जाएगा। इस प्रकार से ये संधि होती है, परिधन कृति तो परिष्कृति। तो ये था दोस्तों यहाँ पे नियम 6।
आगे बढ़ते हैं नियम 7 की ओर, और ये नियम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। ये नियम है आपका ता या दा संबंधी नियम। मतलब कुल मिला के ता होना चाहिए या दा होना चाहिए, और उनके बाद चा या छा, जा या झा में से कोई एक, टा या ठा में से टा या ठा, डा या ढा या ला आए तो क्या होता है, ये हमें यहाँ पे जानना है। अब देखो यहाँ पे ता के बाद अगर चा आए या छा आए तो ता का सदैव क्या होता है, चा होता है। चा और छा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इन दोनों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किस में होगा, सिर्फ ता में। ता का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। देखो यहाँ पे उदाहरण, उत धन छेद, ठीक है। ता के बाद क्या आ गया यहाँ पे, ये छेद दोस्तों इस प्रकार से है, इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो उत धन छेद, देखो ता के बाद क्या आ गया, छा आ गया, तो ता का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। छेद वैसे का वैसे आ गया, उ वैसे का वैसे आ गया, लेकिन ता किस में बदल गया, चा में बदल गया। उसी प्रकार से उत धन छिन, उ वैसे का वैसे लिखा गया है, छिन वैसे का वैसे लिखा गया है, लेकिन जो ता था उ के बाद और छा से पहले वो कैसे बदल गया, चा में बदल गया। उसी प्रकार से उत धन चारण, तो उच्चारण हो जाएगा। उसके बाद अगर ता की बात जा या झा आता है तो ता का क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। यानी ता प्लस जा, तो ता का जा हो जाएगा, जा वैसे का वैसे आएगा, या ता प्लस झा तो ता का जा हो जाएगा और झा वैसे का वैसे आ जाएगा। उत धन ज्वल, तो देखो ज्वल वैसे लिखा गया है, वो वैसे लिखा गया है, ता के स्थान पर क्या आ गया, जा आ गया। सत धन जन्म सज्जन, सत धन जन सज्जन हो जाएगा। उसी प्रकार से ता के बाद अगर टा या ठा आता है तो ता का सदैव क्या होगा, टा होगा, यानी पहला वाला वर्ण। तो वृहत धन टीका, वृह टीका हो जाएगा। वृह वैसे का वैसे आ गया, का वैसे का वैसे टीका, लेकिन टा से पहले क्या आ गया, एक टा और आ गया जो कि ता का परिवर्तित रूप है। ता प्लस डा या ढा, तो ता का हमेशा क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा। जैसे उत धन डयन उड्डयन। उसी प्रकार से उत धन ला, तो ता का क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। उत धन लास, तो उल्लास हो जाएगा। उत धन लेख, उल्लेख हो जाएगा। और उत धन लंघन, उल्लंघन हो जाएगा। तो ये था दोस्तों ता और दा संबंधी नियम। नियम 7 आप अच्छे से यहाँ पे समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम की ओर, व्यंजन संधि के नियम 8 की ओर। देखो नियम 8 क्या कहता है कि ता प्लस सा हो तो ता का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, और सा का हो जाएगा छा। यानी ता प्लस सा, तो ता का हो जाएगा चा और सा का हो जाएगा छा। और इसको हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से। तो ता प्लस सा क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। उदाहरण देखो, उत धन शिष्ट, तो ता था और धन कौन सा सा, तालव्य सा, तो ता का हो गया यहाँ पे चा, और सा पे छोटी ई की मात्रा थी तो सा का हो गया छी, और छोटी ई की मात्रा वैसे की वैसी। तो उत धन शिष्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, उच्छिष्ट हो जाएगा। यानी ता प्लस सा, तो ता का हो जाता है चा और सा का हो जाता है छा। आगे बढ़ता है नियम 9 की ओर। ये नियम दोस्तों आपको तभी ध्यान रहेंगे जब आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे। और ये जो हमारा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि वाला टॉपिक है, यानी संधि वाला जो टॉपिक है, उसके बहुत सारे एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। वैसे तो एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आपको कराई जाएगी वीडियो के माध्यम से, लेकिन मैक्सिमम आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे जो इसके पीडीएफ नोट्स हैं। उसमें प्रत्येक टॉपिक के दोस्तों, प्रत्येक टॉपिक के एंड में एमसीक्यू दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। तो उनकी आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, इसलिए उस पीडीएफ को आप जरूर लें। नोट्स भी आप उसमें, नोट्स का रिविजन भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ नोट्स के साथ साथ उसमें एमसीक्यू भी दिए गए हैं जिनका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लिंक दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उस पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट में जाइए, वहां से उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, या आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in, वहां से भी उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नियम 9 की ओर। नियम 9 क्या कहता है, छा संबंधी नियम है ये। देखो स्वर प्लस अगर छा होता है तो छा तो वैसे होगा, लेकिन स्वर किस में बदल जाएगा, नहीं स्वर बदलेगा नहीं। यहाँ पे कुल मिला के स्वर के बाद अगर छा आता है तो छा का क्या हो जाता है, इस प्रकार से इसमें परिवर्तित हो जाता है। छा के पीछे आधा चा लग जाता है। देखो उदाहरण, अनु। अब देखो नु क्या है, ये स्वर है, मतलब उ स्वर है इसमें,
ना धन ऊ, नु है ना ये, तो इसमें ऊ स्वर लगा हुआ है, तो ऊ धन यहाँ पे आ जाएगा छेद। तो छा क्या है यहाँ पे, यह है व्यंजन। तो ऊ के बाद अगर छा व्यंजन आता है तो छा किस में बदल जाता है, चा और छा में बदल जाता है, आधा चा उसके पीछे लग जाता है। तो देखो अनु वैसे का वैसे है, और क्योंकि स्वर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ इसलिए ऊ वैसे का वैसे है, और छेद जो था वो चा और चा के बाद छे हो गया दा, तो अनुच्छेद हो गया अनुधन छेद। उसी प्रकार से परिधन छेद तो परिच्छेद, और आधन छादन तो आच्छादन। तो छा संबंधी नियम इस प्रकार से था। नियम 10 की ओर बढ़ते हैं। ना का णा हो जाता है। किस प्रकार से ना का णा हो जाता है, यदि री रा और सा के बाद ना व्यंजन आता है तो ना का सदैव क्या हो जाएगा दोस्तों, णा हो जाएगा। देखो यहाँ पे री होना चाहिए, अभी किसी भी स्थान पर होना चाहिए, या तो री होना चाहिए, रा या सा होना चाहिए। कौन सा सा, मूर्धन्य सा। तो यहाँ पे ना का क्या हो जाएगा, णा हो जाता है। देखो परिधनमान, अब यहाँ पे क्या रखा है, रा रखा है, रा का प्रयोग हो रखा है, धनमान, तो इस ना का क्या हो जाएगा, णा हो जाएगा। परि वैसे का वैसे आया, माँ वैसे का वैसे, लेकिन ना परिवर्तित हो गया णा में। कृष्ण धन ना, देखो ये सा आ गया ना से पहले सा आ गया, तो कृष्ण हो गया, ना किसे बदल गया, णा में बदल गया, और कोई भी परिवर्तन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। शोष धन अन, तो ये सा हो गया ना से पहले, तो शोषण ना किसे बदल जाएगा, णा में बदल जाएगा। री धन ना, तो री आ गया ना से पहले, ठीक है, ना से पहले आना चाहिए, कुल मिला के री रा सा के बाद ना आए, तो री के बाद ना आ गया, तो ना किसे बदलेगा, णा में बदलेगा। ऋण भूस धन अन, भूषण। इस प्रकार से ये ना का क्या हो जाता है, णा हो जाता है। नेक्स्ट है 11वां, सा का सा होना, यानी दंत सा का मूर्धन्य सा हो जाना, षटकोण वाला सा हो जाना। किस प्रकार से होता है, यदि सा व्यंजन से पहले आ या आ, ठीक है, छोटा या बड़ा आ से भिन्न स्वर आता है तो सा का मतलब दंत सा का क्या हो जाता है, मूर्धन्य सा हो जाता है। देखो वी आ रखा है, यानी अगर यहाँ पे वाह आ रहा तब नहीं होना था, आ और आ से भिन्न स्वर आना चाहिए इस दंत सा से पहले, तो वी धन सम, तो अब ये सा कैसे बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपका मूर्धन्य सा में, विषम हो गया। अभिधन सेक, तो अभिषेक हो गया। देखो ये सा कैसे बदल गया, दंत सा बदल गया मूर्धन्य सा में, क्योंकि इस सा से पहले क्या आ रखा है, इस सा से पहले आ रखा है ई स्वर, यानी आ और आ से भिन्न स्वर, आ और आ से भिन्न स्वर यहाँ पे ई स्वर, तो अभिधन सेक, तो ये सा किसमें बदल गया, ये बदल गया आपका मूर्धन्य सा में। और निधन सिद्धि, तो निसिद्धि, निसिद्धि, ठीक है, ये यहाँ पे इस प्रकार से है। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है व्यंजन संबंधी सभी महत्वपूर्ण नियम। 11 नियम में मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट यहाँ पे बता दिए हैं व्यंजन संधि के बारे में। उम्मीद करते हैं व्यंजन संधि प्रॉब्लम अब आपको आगे नहीं आएगी, और जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप इन नियमों को याद रख पाएंगे। याद करने की आपको सोचनी भी नहीं है, क्योंकि अगर आप याद करने लग जाओगे तो एग्जाम्पल कोई दूसरा आ गया तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी दोस्तों उतना आपको आसान हो जाएगा एग्जाम में करना। अब बात करते हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि होती क्या है, विसर्ग आगे पता है, ये विसर्ग, ठीक है। तो विसर्ग के बाद अगर कोई भी स्वर या व्यंजन आता है तो सदैव वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, विसर्ग संधि होगी। अब विसर्ग संधि को पहचानने में भी बड़ी दिक्कतें आती हैं बहुत सारे अभ्यर्थियों को, तो इसके कुछ नियम हम यहाँ पे लेके आए हैं। इन नियमों के माध्यम से आपको विसर्ग संधि को समझना बड़ा ही आसान हो जाएगा। क्या क्या है ये नियम, इनको देख लेते हैं यहाँ पे। और प्रैक्टिस मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस आपको अधिक से अधिक संधि की करनी होगी। तो नियम 1 है यहाँ पे, विसर्ग का सा और सा, यानी आपका तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा हो जाना। किस परिस्थिति में विसर्ग का तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा हो जाता है, इसको यहाँ पे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे विसर्ग के बाद अगर चा या छा होता है तो विसर्ग बदल जाता है तालव्य सा में, यानी इस पहले वाले सा में। अब उसके बाद अगर विसर्ग के बाद अगर टा या ठा आता है तो विसर्ग कौन से सा में बदलेगा, मूर्धन्य सा में, षटकोण वाले सा में, ये वाले में। और अगर विसर्ग के बाद ता या था में से कोई एक आता है
तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ये वाला सा यानी दंत सा हो जाता है। तो विसर्ग प्लस चा छा तालव्य सा, विसर्ग प्लस टा या ठा मूर्धन्य सा, और विसर्ग प्लस ता या था तो हो जाएगा दंत सा। उदाहरण देखो यहाँ पे निधन चा चया, तो चा है ना चाया छा, तो विसर्ग अब किस में बदल जाएगा, इस तालव्य सा में, निश्चय। निश्चय इस प्रकार से हम लिखते हैं, वो इसका फाउंड थोड़ा अलग है तो इसको इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है। क्योंकि आप कहीं पे अगर आप मिस्टेक देख रहे होंगे उसमें टाइपिंग में, तो वो फाउंड में भी चेंज आ जाता है, क्योंकि ये फाउंड थोड़ा दूसरा है। तो यहाँ पे निश्चय इस प्रकार से लिखा गया है, एक्चुअली इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखो जहाँ पे क्या था, यहाँ पे विसर्ग था, वहां पे क्या आ गया, क्योंकि विसर्ग के बाद ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद था चा, तो चा से पहले और विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, तालव्य सा आ जाएगा, निश्चय हो जाएगा। उसी प्रकार से निधन ठुर, तो देखो विसर्ग प्लस ठा, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सा होगा, तो देखो निष्ठुर, निष्ठुर। उसी प्रकार से निधन तेज, तो ये ता है ना, तो अगर विसर्ग के बाद ता आता है तो विसर्ग का दंतिसा हो जाता है, तो निस्तेज, निस्तेज, तो ये दंतिसा में बदल गया विसर्ग। दुधन चरित्र, तो दुष्चरित्र, दुष्चरित्र, और निधनतार तो निस्तार। तो कुल मिला के ये था विसर्ग संबंधी पहला नियम कि विसर्ग का तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा कब होता है, जब विसर्ग के बाद चा या छा आता है तो तालव्य सा होता है, विसर्ग के बाद टा या ठा आता है तो मूर्धन्य सा होता है, और विसर्ग के बाद ता या था आता है तो विसर्ग का सदैव क्या होता है, दंती सा होता है। दूसरा नियम क्या कहता है, विसर्ग प्लस सा हो तो। अब देखो यहाँ पे, अभी देखो दोनों नियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी तक तो हम ये बताए थे कि विसर्ग का सा कब होता है, लेकिन अगर विसर्ग के बाद ही तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा का योग होता है तो अब इनका क्या होगा, अब विसर्ग का क्या होगा, तो विसर्ग वैसे का वैसे बना रहता है, यानी यथावत बना रहता है, या विसर्ग के बाद जो व्यंजन आया विसर्ग उसी का रूप लेता है। कुल मिला के यहाँ पे दो कंडीशन लागू होती है, या तो विसर्ग वैसे का वैसे बना रहे, या विसर्ग के बाद इनमें से, इन तीनों में से जो भी सा आता है विसर्ग उसी सा का रूप लेता है। उदाहरण देखो दुधन शासन, तो देखो यहाँ पे विसर्ग वैसे का वैसे है और शासन भी वैसे का वैसे लिखा गया है, दो भी वैसे का वैसे लिखा गया है, विसर्ग वैसे का वैसे है। दुधन साहस, दुस्साहस, निधन संकोच, निसंकोच, निधन संताप, निसंताप। तो कुल मिला के विसर्ग में यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं आया, विसर्ग वैसी का वैसे बना है। अगर विसर्ग के बाद सा यानी तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा में से कोई भी सा आता है तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं नियम 3 की ओर। अब विसर्ग का लोप होना और पूर्व स्वर का दीर्घ होना, ये भी कई बार देखा गया है कि विसर्ग लोप हो जाता है और जो पूर्व स्वर था वो यानी विसर्ग से पहले उसका दीर्घ हो जाता है। देखो अगर विसर्ग के बाद रा व्यंजन आता है तो विसर्ग का हमेशा क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, यानी विसर्ग हो जाएगा विलुप्त। और विसर्ग के पहले जो ह्रस्व स्वर यानी छोटा स्वर है वो हमेशा क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। देखो निधन रोग, विसर्ग से पहले ये ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर यानी जो छोटी मात्रा होती है, तो छोटी ई की मात्रा है, ह्रस्व स्वर है ये, ह्रस्व ई स्वर, और उसके बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद आ गया रा। तो अब क्या होगा कि विसर्ग तो लोप हो जाएगा, लेकिन जो ये ई की मात्रा है ये दीर्घ स्वर यानी बड़ी ई की मात्रा में बदल जाएगी, तो निरोग हो गया। देखो विसर्ग यहां से विलुप्त हो चुका है। निधन रोज तो निरोज और निधन रव तो नीरव। तो इस प्रकार से ये विसर्ग का लोप हो जाता है और पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं नियम 4 की ओर। विसर्ग से पहले अगर आ और आ स्वर हो, यानी आ और आ स्वर, तथा विसर्ग के बाद का, खा अथवा पाफा व्यंजन आता है तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। देखो यहाँ पे विसर्ग है ये, और विसर्ग से पहले कौन सा व्यंजन है, ये है प्रा यानी आ व्यंजन, और विसर्ग के बाद का या खा अथवा पा या फा व्यंजन आता है तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। देखो प्रातः धन काल, तो वैसे का वैसे विसर्ग, वैसे का वैसे लिखा गया प्रातः धन काल, सीधे आगे लिखा गया है काल। अंता धन करण, तो विसर्ग से पहले क्या रखा है,
आ में से कोई स्वर आ रखा है, ये आ रखा है, और बाद में का आ रखा है। अब का हो या फा हो या पा हो या खा हो, तो वैसे का वैसे विसर्ग में कोई भी परिवर्तन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है अंतःकरण। ये था छोटा सा नियम। उसके बाद है नियम 5। ये दोनों काफी महत्वपूर्ण नियम है। विसर्ग संधि से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो नियम 5 और नियम 6 से संबंधित बनते हैं। क्या क्या है नियम? तो विसर्ग का ओ हो जाना और विसर्ग का रा हो जाना। तो विसर्ग का ओ कब होता है और विसर्ग का रा कब होता है, ये हम यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। तो विसर्ग के पहले अगर आ स्वर व विसर्ग के बाद अगर आ अथवा कोई सघोष व्यंजन, अब देखो सघोष व्यंजन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? सघोष होता है। साथ साथ या, रा, ला, वा, हा ये भी सघोष होते हैं। तो कुल मिला के विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? आ स्वर होना चाहिए। जैसे देखो मनहा, ये विसर्ग है तो इससे पहले माँ है, ये भी विसर्ग है, इससे पहले माँ है, यानी आ स्वर है। इससे पहले कुल मिला के सब में क्या है? आ स्वर है। और बाद में कोई भी सघोष व्यंजन अगर होता है, अब ये स्वर की बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ व्यंजन की बात करें। तो देखो मनहा धन रथ, ये क्या है? रा क्या है यहाँ पे? ये है सघोष। तो क्या होगा यहाँ पे? ओ हो जाता है विसर्ग का। तो मन, और ये विसर्ग था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। देखो मनोरथ हो गया। उसी प्रकार से मना धन हर क्या हो जाएगा? मनोहर हो जाएगा। वया धन व्रत, वयोवृद्ध हो जाएगा। मना धन बल, मनोबल, क्योंकि बा भी क्या है? सघोष व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन क्या होता है? सघोष होता है। तो ये पवर का तीसरा व्यंजन पा फा बा है, तो ये भी सघोष है। तो मना धन बल, मनोबल। विसर्ग क्या हो जाता है? विसर्ग ओ में बदल जाता है। अधा धन गति, अधोगति। तो इस प्रकार से ये विसर्ग का ओ हो जाता है। और विसर्ग का रा कब होता है? तो विसर्ग से पहले आ के अलावा, बिल्कुल मतलब इसकी विपरीत। यहाँ तो आ स्वर होना चाहिए था, लेकिन अब विसर्ग से पहले आ और आ के अलावा भिन्न स्वर होने चाहिए। ई होना चाहिए, ऊ होना चाहिए, अन्य स्वर होने चाहिए। और विसर्ग के बाद सघोष वर्ण, ये सेम वैसे का ही वैसे है। कोई भी, अब देखो यहाँ पे एक चेंज है, कोई भी स्वर होना चाहिए, ठीक है। और वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अथवा या, रा, ला, वा, हा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। तो देखो विसर्ग से पहले क्या है? ये देखो आ और आ के अलावा ये ऊ है, ये नी है, ये ऊ है, यहाँ पे ये ई है, ये ऊ है, यहाँ पे ये ई है। और उसके बाद विसर्ग है, और उसके बाद क्या है? स्वर होना चाहिए या सघोष व्यंजन होना चाहिए, या सघोष वर्ण में सभी स्वर आ गए। तो आ है यहाँ पे। तो कुल मिला के देखो दो धन आ चार, तो इसका क्या हो जाएगा? विसर्ग का दुराचार। मतलब दो है और विसर्ग की जगह पे क्या आ गया? रा आ गया। और ये आ की मात्रा से तो बड़ा रा हो गया। और फिर चार वैसे का वैसे। निधन भय, तो निर्भया, इसके ऊपर रा लग गया। कुल विसर्ग के स्थान पर रा आ गया। दो धन आशा, तो दुराशा। कुल मिला के देखो दो धन आशा, तो ये हो जाएगा दुर, मतलब विसर्ग के स्थान पर रा आ गया। आशा, तो क्या हो जाएगा? दुराशा। इस प्रकार से ये बन रहा है। निधन आहार, निराहार, पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म। तो कुल मिला के दोस्तों ये था ये विसर्ग संबंधी नियम, विसर्ग का रा हो जाना। तो आज दोस्तों हमने यहाँ पे इस लेक्चर में जो हमारा व्याकरण संबंधी ये हिंदी व्याकरण संबंधी सीरीज चल रही है, लेक्चर 4 में हमने व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में डिटेल्स में चर्चा की। और आज की वीडियो काफी लंबी भी हो गई है, क्योंकि बहुत सारे नियमों के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की और काफी डिटेल्स में मैंने आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में बताया है। तो आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके डिटेल्स नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कीजिए जरधारी classes.in। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।